डिविडेंड का फंडा क्लियर हो गया क्या? डिविडेंड दैट इज द प्रॉफिट, अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सबको ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, याद रखना कि हर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। हाँ, बट अगर डिविडेंड दे रहा है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल कहां से होगा? अप्रूवल होगा भैया सेबी से। जितनी भी कॉर्पोरेट एक्शन है उसको करने के पहले सेबी से अप्रूवल होगा। अगर सेबी बोलता है हाँ ये अप्रूवल ठीक है तो डिविडेंड पे आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट है। कंपनी ने लेट्स सपोज 100 करोड़ रुपए का पैट किया, पैट समझते हैं, कल ही लिखा है मैंने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट मतलब टैक्स काटने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, समझ में आता है? यानी कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पर टैक्स दे चुकी है, तो आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। समझ में आता है क्या? अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो टीडीएस के थ्रू यू कैन क्लेम, आपको वो टैक्स वापस से रिफंड आ जाएगा। समझ में आता है क्या? अब 100 करोड़ रुपए का कंपनी ने भैया पैट कमाया, ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। अब कंपनी को 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि उसने बोला कि भैया ये डिविडेंड हमको बांटना है। अब डिविडेंड कंपनी क्यों देती है बताओ? शेयर को, मेन ऑब्जेक्टिव डिविडेंड का, ऑब्जेक्टिव पहला प्रमोशन, ठीक है, दूसरा व्हाई कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है ठीक है, और व्हाई कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, प्रमोशन करना हो, परफॉर्मेंस देना हो, अच्छा प्रॉफिट हो। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, परफॉर्मेंस वही एक ही चीज आ गई, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, और ठीक है, बायर्स ना जाए, यानी शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स ना जाए, ट्रस्ट बोल दो, ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे शेयर्स के अंदर बने रहना पसंद नहीं करोगे जो मूव नहीं करता है। करेक्ट है क्या? ठीक है, चलो, यानी ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, और कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, ठीक है, फ्लो बढ़ाने के लिए बोल दे अपन, फ्लो या ट्रस्ट एक ही चीज, ऑलमोस्ट एक ही में डाल सकते हैं, फ्लो बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को देखकर लोग और अट्रैक्ट हो कि भैया अच्छा डिविडेंड मिलता है क्या, अरे ले लो ले लो ले लो, यानी डिमांड और क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलो, और कोई रीजन? बस नहीं है ना? चलो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों को ये दिखता है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड देना, अरे यार मुनाफा बांटना पड़ेगा यार, कहां पार्टनर बना लिया इसको मैंने। करेक्ट है ना? हर साल आता साला 20 रुपए ले जाता 100 में से। जैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये आपका क्या है, लॉस है, समझो आप। और कंपनी की बैलेंस शीट से अगर पैसा गया तो कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? गिरना चाहिए। यानी जब जब डिविडेंड पे आउट हो जाएगा तो कंपनी का शेयर धड़ाम एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जब जब डिविडेंड मिलता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके शेयर होल्डर्स में, तो कंपनी का शेयर क्या होता है, शेयर प्राइस धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। इसलिए बड़े इन्वेस्टर शेयर को बेच नहीं पाते हैं। अगर कोई अभी इंटर किया है डिविडेंड के लिए तो मुझे लगता है उसको लॉन्ग टर्म कैरी करना चाहिए। डिविडेंड की इनकम केवल लॉन्ग टर्म वालों के लिए फायदेमंद है, ना कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की इनकम के लिए डिविडेंड वाले स्टॉक खरीद रहे हो तो मुझे लगता है कि भैया बहुत ही बेकार बात है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक जैसे ही डिविडेंड देगा तो वो क्या करेगा, प्राइस को एडजस्ट कर देगा और शेयर पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये प्रोसेस है।
ठीक है, जैसे आप लोगों को कोल इंडिया का डिविडेंड मिला, मान लो कि आपको 25 रुपए या 30 रुपए प्रति शेयर मिल गया, आपका तो पैसा बाहर आ गया, आपने बैंक में पैसा रखा या फिर आपने स्टॉक के अंदर रखा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बट 400 का शेयर कितने का हो गया, 370 का हो गया। 30 रुपए प्रति शेयर का घाटा वहां हो रहा है और 30 रुपए आपको उसने दे दिए। आपने क्या बोला, अरे अच्छा चल ठीक है यार, नो प्रॉफिट नो लॉस, चेन में लॉक कर दिया। यानी क्या कर रहे, कस्टमर को उससे बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा। कोई नया घुसा है तो वो क्या करेगा, वेट। क्योंकि डिविडेंड का प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने आज, अब डिविडेंड की प्रोसेस सुन लो जो आप लोगों को हो सकता है काम आ जाए। अगर कंपनी का Q1 का रिजल्ट आया है, ठीक है, Q1 का रिजल्ट कहां आता है, Q2 के अंदर, ठीक है, एक एक क्वार्टर बाद आते हैं रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे Q4 का रिजल्ट कब आ रहा है, Q1 में आ रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बोले तो अर्निंग्स, अर्निंग्स बोले तो बैलेंस शीट का पूरा लेखा जोखा, ठीक है, कितना कमाया, कितना गवाया, क्या हुआ, सब धंधा अंधा सब उसका जोड़ जाड़ के। अब कंपनी ने बोला कि वी गॉट 100 करोड़ प्रॉफिट एंड विल अनाउंस दैट कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कितने का देंगे हम, 20,000 या फिर 20 करोड़ का डिविडेंड देंगे। अब ये 20 करोड़ का डिविडेंड बटेगा कैसे, पर शेयर बटेगा, ठीक है। कई बार होता है ये 20 करोड़ रुपए जो है ये परसेंटेज वाइज बटते हैं। परसेंटेज वाइज बोले तो हर एक कंपनी का शेयर का दो वैल्यू होती है, एक तो होती है बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, और एक होती है आपके फेस वैल्यू, ठीक है। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो फेस वैल्यू का सम परसेंटेज देती है, और फेस वैल्यू ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स की आप देखोगे तो 1 रुपए से 10 रुपए होती है, जो कि आईपीओ के आते वक्त डिसाइड होती है। देख लो भले, किसी भी शेयर का फेस वैल्यू सर्च करोगे तो 1 से 10 का होता है, और कंपनी बोलती है कि वी विल पे 100% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू। और किसी कंपनी का शेयर, जैसे अब कोल इंडिया का शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 रुपए का 100% कितना होता है, 10 का 10, यानी 10 रुपए आपको पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। आपके पास में कितने शेयर हैं, जितने होंगे उस पर मल्टीप्लाई करके आपको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। पहला नंबर तो ये, ठीक है। दूसरा नंबर, फेस वैल्यू के हिसाब से ना देते हुए वो क्या करती है, वो डायरेक्ट अमाउंट डिसाइड कर देगा कि भैया ये 20 करोड़ रुपए हमको क्या करना है, 20 करोड़ रुपए हमको बांटना है। कैसे बांटे, भैया एक काम करो, सबको दे दो, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको इक्वली बांट दो। भैया एक शेयर पे 20 रुपए दे दिया, चला गया, करेक्ट है। तो दो प्रोसेस से जाएगा, या तो डायरेक्टली अमाउंट से जाएगा या तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जाएगा। क्लियर है। और कई बार होता है कि डिविडेंड जो होता है कंपनी साल में 2-2 3-3 बार की जगह 5-5 6-6 बार भी दे देती है। पहला डिविडेंड इंटरिम, दूसरा फाइनल, तीसरा स्पेशल। 3 बार डिविडेंड्स आप लोगों को मिलते हैं। इंटरिम बोले तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, वो इंटरिम डिविडेंड हो गया, और फिर इनका क्लबिंग करके क्या निकलेगा, फाइनल डिविडेंड। फिर उसके बाद में कंपनी को लगा बीच में कभी भी शेयर होल्डर को रोकना चाहिए, तो ये क्या दे देते हैं, ये स्पेशल डिविडेंड दे देते हैं। तो ऐसा कंपनी साल में 4-5-6 जब मर्जी हो तब कर सकता है। स्पेशल कभी भी दे सकता है, और इंटरिम Q1, Q2, Q3 एंड Q4, दैट इज कॉल्ड फाइनल और स्पेशल। इसलिए लोग इसको रखते हैं और उसके अंदर स्टक हो जाते हैं। उनको शेयर भाव से कोई मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है कि भैया हमारा रिकरिंग इनकम आ रहा है। रिकरिंग बोले तो बैठे बिठाए हमारा पैसा बाहर आ जा रहा है, हमको लॉस नहीं है, हम रिटर्न कमा ले रहे हैं, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गया स्टक। बोल दीजिए ट्रैप है। सारी सरकारी कंपनी क्या करती है, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया। क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में फ्लैक्चुएशन बहुत होता है। अडानी के शेयर में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा सर, अडानी का शेयर क्या दे देता है, ये फ्लैक्चुएशन। कोल इंडिया क्या देता है, ऐसा नहीं कि 400 का पहले 500 हुआ, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, ऐसा होता है क्या। सरकारी शेयर कैसे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द होल्डिंग किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। और जब स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है और 10% यहाँ पे रिटेलर है, तो रिटेलर क्या करता है, खरीदता है बेचता है। फ्लक्चुएशन यही होता है, दैट्स वाई। हाँ, वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने ग्राहक को रोक के रख लें, नहीं तो सारा कस्टमर बेस कहाँ चला जाएगा, इधर प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, और हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन और गिर जाएगी।
क्योंकि अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी महारत्न, मिनी रत्न, जितनी भी बड़ी बड़ी फॉर्म्स है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ी बनी हुई है ये। भले एक्चुअली में इनकी बुक वैल्यू बोले तो अकॉर्डिंग टू असेट, अकॉर्डिंग टू असेट इनकी बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। ये नहीं चाहती इनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाए। इसी को अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड बोलते हैं। बुक वैल्यू से जो भी चीजें हैं वो ओवर वैल्यूड है, और बुक वैल्यू के जो पास है वो अंडर वैल्यूड है। तो कोई भी मार्केट में ऐसा शेयर नहीं है जो अंडर वैल्यूड है। इसलिए कंपनी स्टॉक के अंदर स्टक कर देती है और आपको बोलती है कि भैया चलो ये कोल इंडिया खरीद लो, या फिर सुजलॉन खरीद लो, या फिर फलाना फलाना, या आप जो शेयर है वो खरीद लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंपनी इसके अंदर से निकलने नहीं देना चाहती है आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छी चीज मुझे बेटर लगता है। आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट ऐसे शेयर होना चाहिए जिसके ऊपर डिविडेंड पे आउट आप लोगों को अच्छा मिले। ठीक है, और हाँ ठीक है ना, हमने कौन सा बोला था कि आज ही चला जाएगा? चलो भैया यही ढूंढे क्या? सबसे ज्यादा टपारिया का कोई वो नहीं है ना, तोड़ नहीं है टपारिया का। फिर उसके बाद में मल्टीबेस इंडिया 18% डिविडेंड यील्ड, एमएसटीसी 7%, कोल इंडिया 6.5%, डीबी कॉप 5.5%। इसके अलावा भी और कुछ है क्या? पीपावा है? ठीक है, आउट ऑफ 75 है ये। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, इंडस्ट्री कुछ सेट कर ले क्या कि चेक ऑल। ये 2025 के हिसाब से है ये डिविडेंड। अभी कुछ कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट आया नहीं है, कुछ कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है। अप्रैल, मई और जून, जून तक भी रिजल्ट आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आए हैं। क्लियर है? जिनके आ गए उनकी लिस्ट अपडेटेड है, अदरवाइज नहीं है। चलो स्टॉक के नाम बताते जाओ मुझे कौन कौन से हैं, प्राइस देख लेंगे अपन। प्राइस भी बता दो मुझे। फोर्टिस, हॉस्पिटल वाला ना? फोर्टिस, ठीक है। बस उसका भाव 76.7, महंगा है ना थोड़ा सा? ठीक है, और ऑन टाइम, अच्छा Hyundai मोटर्स, शेयर भाव देखो कितना है उसका बेटा? 1800। लेने लायक है क्या? शेयर क्वांटिटी वाइज लेके जाओगे क्या? मैंने कल क्या बोला था? शेयर भाव भी कम होना चाहिए और डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट है क्या? मैंने यही बोला था, शेयर भाव कम चाहिए और डिविडेंड ज्यादा चाहिए मेरे को। कितने का भाव है शेयर भाव? ठीक है, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुजरात टूल्स, ठीक है, आरईसी, और ठीक है, और हिंदुस्तान जिंक, और वेदांता नहीं मिला क्या कहीं पे? जागरण, ठीक है, और ओएनजीसी, और बाकी बाकी भाई नहीं ढूंढे किसी ने? डिविडेंड तुमने भी नहीं ढूंढे?
यही वाले लिखे थे तूने, ये वाली लिस्ट कॉपी कर दी। ठीक, ठीक है। कैपिटल इंफ्रा, शेयर भाव कितने का है? ठीक है। एंड डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड यील्ड, यील्ड नहीं होगा वो, डिविडेंड होगा। हाँ, तो उसका यील्ड, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो यील्ड है, यानी अच्छा है। ठीक है। और रेगुलर स्टॉक्स भी देख लीजिएगा, रेगुलर स्टॉक्स है या नहीं है, ये क्लियर है? या तो टिकर पे देख लो, या तो स्क्रीनर पे देख लो, या तो फिर लग रहा है तो आप लोग एक और वेबसाइट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड trendline.com करके, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा है मतलब कि नहीं है? एक ये वेबसाइट और देख लो, इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। दैट इज द trendline.com करके एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अर्निंग कॉल्स, पोर्टफोलियोज, डिविडेंड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी, मल्टी बेसिक था, अभी देखा था अपन ने मल्टी बेसिक्स। ये वेबसाइट इक्विटी के लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है, स्क्रीनर्स के लिए बेटर है, डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पर, या फिर आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक बार प्लीज जाकर इसको ब्राउज करना, फिर बाद में अपन देखेंगे जब फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू करेंगे तो। कोई भी स्टॉक लो, सर्च करो, जैसे क्या नाम बताया आपने अभी? मल्टी बेस ना, ये रहा मल्टी बेस, ठीक है। सर्च किया स्टॉक, कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड, ये रहा। इंटरम डिविडेंड दिया उसने 53 रुपए का, एंड द शेयर वैल्यू इज 290 रुपए। अच्छा है क्या? हाँ, बेटर है। 10% तो वैसे दिख गया यहाँ पर, आ रहा है 290 रुपए का 53 रुपए यार, सीधा। और इक्विटी शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर वैल्यू भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 290 रुपए का शेयर वैल्यू। बीएससी में तो क्या हो गया, जरूरी है क्या बीएससी का शेयर लेना है या फिर एनएससी का लेना है? अच्छा शेयर होगा, डिविडेंड दे रहा है, तो आपका पैसा तो 10 सालों में बाहर आ गया। अगर आप सोचो कि कोल इंडिया आपने खरीदा और कोल इंडिया आपको हर साल अगर 6.5% दे रहा है, और उसका कंपाउंडिंग में कैलकुलेट कर लू तो 10% हो जाएगा क्या? 10 क्या, 100% हो जाएगा ऑलमोस्ट। कंपाउंडिंग में कैलकुलेट करूंगा तो मैं आराम से 10 सालों में 400 रुपए लगा तो 400 रुपए वापस आ जाएंगे। यस, यानी 10 सालों के अंदर बैंक भी पैसा क्या कर देता है, ऑलमोस्ट डबल कर देता है। करेक्ट है, ये भी ऑलमोस्ट डबल ही हो रहा है काइंड ऑफ, यानी यहां पर भी आपका कोई रिस्क नहीं है। इसलिए डिविडेंड की इनकम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ज्यादा बेटर है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है? अगर कोई भी शेयर ले रहे हो तो उसका पहले बस केवल स्ट्रक्चर देख लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ है या नहीं है, लेने लायक है या नहीं है ना, अदरवाइज फंस जाओगे। हाँ, इक्विटी पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है, बट डिबेंचर्स जो होते हैं या फिर जो बॉन्ड्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं, मैच्योरिटी फिक्स्ड होती है इनकी, यानी 3 साल 5 साल 10 साल का मैच्योरिटी होगा, और मैच्योरिटी पर आपको या तो वो शेयर दे देगा, या तो मैच्योरिटी पर आपके पैसे वापस कर देगा, या तो फिर कुछ शेयर दे देगा और कुछ पैसे भी दे देगा। दीज आर द डिबेंचर्स। डेड डेड इंस्ट्रूमेंट है, डेड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, यहीं से आ जाएगा, अबे इधर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस। क्या होता है, आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ भी कैसे आते हैं कि भैया आईपीओ आ गया, जब भी कोई नया डेट इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वो आ जाएगा भैया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आ रहा है, यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम योर ब्रोकर, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फ्रॉम योर ब्रोकर, ठीक है, किसी बैंक के पास में जाने की जरूरत नहीं है। चलो भैया, अभी भी क्या लगता है नीचे आ गया क्या? पक्का? नहीं नहीं,
चल रहा है अभी। ये तो वापस 450 पहुंच गया बेटा, देखो मार्केट कैसा है, साइडवेज है। क्या हो रहा है ईमानदारी से, बस इधर बाय इधर सेल। यहां कब जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 29 के बाद में, ठीक है। सब बढ़िया रहा तो आज भी जा सकता है और कल भी जा सकता है। वी कैन नॉट प्रिसाइज टाइम, टाइम को हम नहीं बांध सकते। हम भाव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समवॉट नेक्स्ट करेंगे अपन उस चीज को। चलो डिविडेंड क्लियर है क्या, डिविडेंड का इनकम मुझे बता दो। डिविडेंड स्टॉक्स कौन कौन से, कुछ ना समझ में आए तो भैया उठाने का, क्या करने का, ये हमारे राष्ट्रपति जी का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो कोचिन शिपयार्ड। गवर्नमेंट ट्रेड नहीं करता बेटा, वो होल्डिंग्स है। कोचिन शिपयार्ड 35,000 करोड़ की होल्डिंग, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन कोचिन शिपयार्ड। आईएफसीआई 13,000 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब सिंध, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीईएमएल, भारत हैवी, बीईएल, अपना बीएचईएल है ना भोपाल वाला, जो वो कोचेस वोचेस रेल वोल बनाता है। कोल इंडिया किसकी होल्डिंग है, 1,54,000 करोड़ की होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की है। लेट्स सी, देखो कंपनी कितने करोड़ की है, कोल इंडिया का नेटवर्थ कितने का, मार्केट कैप, कोल इंडिया का मार्केट कैप कहीं नहीं जाना है, दिखाओ दिमाग लगा नहीं, कहां कोल इंडिया, इधर ये रहा। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2.47 ट्रिलियन। गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है, 1.54, मोर देन 50% से ज्यादा। समझ में आ रहा है, कौन लीड करेगा, गवर्नमेंट लीड करेगी, इसलिए ये स्टॉक नहीं होते। देख लो उठा के नीचे तक, सारे गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से। ये मैस्डॉक जो बिल्कुल रातों रात ऐसा बिल्कुल डबल ट्रिपल चौबल बोलता भी मत है कि ले लो देख लो, सारे सारे मैंने सब दिए, पुराने बैचेस वालों को मैंने बहुत दिए स्टॉक, वो यहां दिए हैं और वो अभी कहां है, यहां पर। तो ये सारे स्टॉक्स गवर्नमेंट के। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट होल्डिंग्स रहे, राइट्स रहे, कि भाई कंपनी में जो भी डिसीजन होगा वो हमारा होगा। यस, रिटेलर का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। तो इन सारे स्टॉक्स के अंदर आप लोग जा सकते हो क्या डिविडेंड्स के लिए, यस डेफिनेटली गो फॉर इट यार। जब पोर्टफोलियो हमारा ही है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो हमको इस शेयर को बाय करने में आई थिंक से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिस दिन गवर्नमेंट निकलेगी उस दिन क्या होगा, हल्का फुल्का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पहले होता है इन्वेस्टमेंट और फिर होता है डिसइन्वेस्टमेंट, इसको प्राइवेटाइजेशन मत समझो, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एलआईसी का जब आईपीओ आया था, तो एलआईसी के आईपीओ के आने से पहले गवर्नमेंट उसके अंदर थी, और जैसे ही एलआईसी आई तो एलआईसी ने जो आईपीओ लाया था वो क्या था, दैट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से निकल चुकी थी। दैट इज द प्रोसीजर थ्रू ऑफर फॉर सेल। आईपीओ फ्रेश आया तो कंपनी की बैलेंस शीट से डायरेक्टली शेयर कस्टमर को, अगर ऑफर फॉर सेल आया तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कोई ऑलरेडी था वो बाहर निकल रहा है, यानी गवर्नमेंट बाहर हो गई, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। करेक्ट है क्या, जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है और जब ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स बाहर निकलती तो वो स्टॉक ज्यादा, क्योंकि बड़ा आदमी मेन आदमी निकल गया तो आप क्या करोगे, आप चला पाओगे क्या स्टॉक को, पॉसिबल है नहीं चलाना। दैट्स व्हाई
ये जितने भी स्टॉक्स है डिविडेंड देने की कोशिश करते हैं और अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, हेल्दी डिविडेंड्स पे आउट है, तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, काय के सारे जितने भी सरकारी जितने भी अच्छे उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पीएसयू सेक्टर से उनको डिविडेंड यील्ड से देखना पड़ेगा। कॉल इंडिया हो गया, है ना, कोल इंडिया के अलावा अपने पास में डिविडेंड यील्ड में एक वो आ गया वेदांता। वेदांता इज क्वाइट गुड, ठीक है। वेदांता के बाद में फिर अपने टपारिया तो ऑलरेडी है, उसको तो ऊपर रख लो, बट मिलता नहीं है ना वो, टपारिया सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है। ठीक है, उसके अलावा आप हिंदुस्तान जिंक देख लो, हिंदुस्तान जिंक भी ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन है, बट ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेक है उसके अंदर बहुत सारा। बीईएमएल देख लो, बीएमएल इज ऑल्सो गुड। कोचिन शिपयार्ड वगैरह शेयर प्राइस बड़े हैं इनके। गेल इंडिया देख लो, गेल इंडिया इज क्वाइट गुड। आईटीआई इज गुड, ये तो ऐसा भागता है, देख लेना आज उठा के कैसा भागा है, 10 ऊपर 10 नीचे। अच्छा शेयर है वो, है ना। एनटीपीसी देख लो, एनटीपीसी इज क्वाइट गुड। राष्ट्रीय केमिकल इज क्वाइट गुड। आईएफसीआई इज गुड, बेटर है। कुछ ऐसे ले सकते, कोई इशू नहीं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ठीक है क्या, चलो ये वाला वेबसाइट देख के किसी को शेयर लेना तो यहां से ले लेना भैया। डन।